चलिए अलास्टैंड सा गुड इवनिंग। 4 बज गए क्या? आज 4 तो बज गए। आपसे मिलने का समय हो गया। मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन न्यूमेरिकल्स क्लास में स्वागत करता हूँ। क्या आपको न्यूमेरिकल बनाने में अच्छा लग रहा है? क्या आप उस फीलिंग के साथ बना पा रहे हैं जिसके लिए हम बैच बनाए हैं, जिसके लिए ग्रुप बनाए है? ठीक है, देखो थोड़ा सा डिटर्मिनेशन तो दिखाना ही होगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा करना पाना है तो कुछ एक्स्ट्रा तो करना ही होगा ना। कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कीजिएगा तो फिर एक्स्ट्रा क्यों मिलेगा? जॉब आपको मिलेगा, आपके फ्रेंड को क्यों नहीं? तो ये जवाब आपके अगर बोलिए जरूर, तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में मजा आएगा। एक फीलिंग के साथ बनाइए, समझिए, सिचुएशन को अनुभव कीजिए तो और अच्छा लगेगा। चलिए अब ज्यादा भाषण नहीं देते हुए आप क्लास को स्टार्ट कराएं। अभी हम लोग गॉस थ्योरम का न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं। कल आपको हम फ्लक्स निकालना सिखाए थे ई डॉट एस के मदद से, ठीक है, बस डॉट प्रोडक्ट के मदद से फ्लक्स निकाला, शुरुआत किया फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस। आज आपको गॉस थ्योरम का जो मेन स्टेटमेंट होता है, ठीक है, उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल सिखाने जा रहे हैं कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, कोई क्लोज 3 डायमेंशन सरफेस है, याद रखना 3 डायमेंशन, कोई क्लोज 3 डायमेंशन सरफेस है, अगर उसके अंदर कुछ चार्ज फंसा हुआ है, 1 टो 2 टो 25 टो, अड़ेगा ग्रुप ऑफ चार्जेस है, कंटिन्यूअस बॉडी है, कोई भी तरह का चार्ज हो, तो उससे आने वाला टोटल फ्लक्स, उससे बाहर आने वाला टोटल फ्लक्स का वैल्यू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू इनसाइड के बराबर होता है। 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू इनसाइड के बराबर होता है। आप इसी पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स हम लोग आज शुरुआत करेंगे। अड़ेगा ज्यादा टॉपिक तो है नहीं, तो बेली और बेली केवल इसको ध्यान रखिए। इस समय क्वेश्चन तुम सोचो, इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाला तो हो नहीं सकता है। मेन और मेन क्या हो सकता है? मेन और मेन क्या हो सकता है? तो वो आपका कैलकुलेशन का सिचुएशन समझना। अगर आप सिचुएशन समझते चल जाए तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनता है। ठीक, बस देखिए पहला न्यूमेरिकल है, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम is placed at the center of a sphere of radius 0.2 meter. Calculate the total flux coming out from the surface. क्या बोला? A point charge of 5 microcoulomb, a point charge of 5 microcoulomb is situated at the center of the sphere of radius 0.2 meter. एक स्फेयर है, अड़ेगा इसका रेडियस दे दिया 0.2 मीटर और इसके सेंटर पर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया गया। तो बताइए इससे बाहर आने वाला टोटल फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? इससे बाहर आने वाला टोटल फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन कहा, इससे बाहर आने वाला टोटल फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, एक स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर पर चार्ज लगा हुआ, बाहर आने वाला टोटल फ्लक्स। ठीक, बस अगर हम कल वाला मेथड से जाएं तब तो हमको ई डॉट डी एस से इंटीग्रेशन करना होगा, उसके लिए इंटेंसिटी निकालना होगा। निकल तो जाएगा लेकिन उतना मेहनत कौन? जब गॉस थ्योरम अवेलेबल, गॉस थ्योरम में क्या बोलता है? टोटल फ्लक्स इज इक्वल बराबर क्या होता है? जैसे 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द क्यू इनसाइड। यहां पर क्या हो गया? 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 और ये हो गया आपका 5 माइक्रोकूलम 10 टू द पावर -6। सब तो ठीक है, क्या इसका क्या यूज हुआ? इसका क्या यूज हुआ? कुछ नहीं, इसका कोई भी यूज नहीं हुआ है। ठीक है, जरूरत नहीं है तो नहीं यूज किए। आप अगला क्वेश्चन देखें। देखो एक क्वेश्चन क्या रखे, लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखकर डराने का कोशिश है। ये 12 में आया हुआ क्वेश्चन है, डिजिट थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन आया हुआ, सीधा सा क्वेश्चन, जानते मेरे मुश्किल से 1 मिनट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो सभी, क्या बोल रहा है? ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। एक स्फीयर दे दिए, इसके सेंटर क्यू रखा हुआ है, हाँ रेडियस दे दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस है, रेडियस लेते हैं, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या बोला कि फाइंड द बरीस में, इसमें जो टोटल फ्लक्स इंटर कर रहा है, अब इंटर करने का मतलब अंदर में श्योर शॉर्ट निगेटिव चार्ज रहा होगा तब ना फ्लक्स इंटर कर रहा है।
पॉजिटिव चार्ज रहता तो उससे बाहर निकलता। अड़ेगा तो यहां पर फ्लक्स का वैल्यू -3 इंटू 10⁻⁻5 है वेबर। तो बताइए चार्ज का वैल्यू क्या होगा? -3 इंटू 10⁻5 वेबर है, तो चार्ज का वैल्यू तुम्हारे पास क्या होगा? +5 कर दे ऐसे। आज 3 इंटू 10⁻+5 है, चार्ज का वैल्यू निकाले। तो बताओ आप यूज करते फ्लक्स बराबर 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू इनसाइड। अड़ेगा फ्लक्स का वैल्यू -3 इंटू 10⁻5, आपका इसका वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12 इंटू क्यू इनसाइड। हाँ अब बताइए क्या आप इससे क्यू इनसाइड निकाल सकते हैं? क्या आपको सही में किसी का हेल्प की जरूरत है? अरे क्रॉस कीजिए आराम से, क्रॉस कीजिए आराम से। पहला पार्ट खत्म। इतना लंबा चौड़ा पढ़ने में मेहनत लगा, बनाने में टायर्ड है फर्स्ट। सीधा सा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन कि अगर इसके सरफेस एरिया को डबल कर दिया जाए तो बताइए अब कितना फ्लक्स पार करेगा? तो लापरवाही से अगर पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा रेडियस का डबल हो गया, एरिया डबल हो गया। अरे कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? जितना लाइन पहले इंटर करता है अभी भी उतने लाइन इंटर करेगा ना, क्योंकि चार्ज तो वही ना है। चार्ज क्यू इनसाइड वही है, क्यू इनसाइड वही है, फ्लक्स पर डिपेंड करता है क्यू इनसाइड पर। तो क्या क्यू इनसाइड बदला? नहीं। तो एक लाइन लिख सकते हैं एज क्यू इनसाइड इज रिमेन सेम सो फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉलर सरफेस और बिगर सरफेस आर सेम। स्मॉलर सरफेस से या बिगर सरफेस से सेम जाएगा, इसलिए पहले फ्लक्स पहले का फ्लक्स इतना था, तो अब न्यू सरफेस से जाने वाला फ्लक्स भी यही होगा, -3 इंटू 10⁵ वेबर। इसमें कोई तरह का अंतर नहीं आएगा। क्या यह तो बात ठीक है? तो केवल मतलब पढ़ने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ था, आया का जो क्वेश्चन था उसमें केवल पढ़ने के लिए। हाँ चलो, अब एक क्वेश्चन लिखे कि एक चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, एक चार्ज 2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, इट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, क्यूब के सेंटर पर रखा हुआ है। 2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है जो क्यूब के सेंटर पर रखा हुआ है। तो बताइए क्यूब के जो सतह होता है, प्रत्येक सतह से कितना कितना फ्लक्स जाएगा, कितना कितना फ्लक्स जाएगा। एक चार्ज है, फिगर में उतना काम नहीं करता है लेकिन तब भी समझने के लिए अड़ेगा, फिगर केवल दिखा रहे हैं बस ऐसा ही। ये आपका एक क्यूब है, अड़ेगा क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज रख दिया है, अड़ेगा क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है। तो बताइए कि प्रत्येक सतह से कितना कितना फ्लक्स पार करेगा। इस फिगर ज्यादा अच्छा ना कि हम इमेजिन करो वो रूम, वो कमरा जहां पर बैठा हुआ है, उसके ठीक सेंटर पर एक चार्ज निकाल दे, ठीक सेंटर पर एक चार्ज निकाल दे, रखते हैं, इमेजिन करो। अब हमको निकालना है कि एक दीवार से कितना फ्लक्स पार करेगा। इमेजिन करो ये पूरा कमरा जिसमें आप बैठे हुए हैं अभी, वो एक क्यूब है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब मान लेते हैं बराबर है, उसके ठीक सेंटर पर एक चार्ज रख दे। बताओ प्रत्येक सतह से कितना कितना फ्लक्स जाएगा। अड़े बस कितना कितना फ्लक्स जाएगा, इतना तो इमेजिन कर ही सकता है ना कि प्रत्येक दीवार से फ्लक्स का वैल्यू बराबर। मेरे बोलने पर नहीं, बड़े हंस देख, ठीक सेंटर पर चार रखे हुए, सेंटर से घसका दे तब कम बेसी हो जाएगा, लेकिन जब सेंटर पर रख देंगे तो क्या ऐसा होगा? सेंटर पर अगर रख दिया जाए तो प्रत्येक से कितना कितना फ्लक्स जाएगा। तो इमेजिन करो अगर हम 6 सेंटर पर रख दें तो इतना तो कह ही सकते हैं कि प्रत्येक से जाने वाला फ्लक्स का वैल्यू बराबर, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन है। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, बताओ टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू 6 वाल, पासिंग थ्रू 6 वाल, पासिंग थ्रू ऑल सरफेस, ऑल 6 सरफेस, 6 सतह से टोटल निकलने वाला टोटल फ्लक्स का वैल्यू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू इनसाइड के बराबर होता है। अड़ेगा 6 सतह से तो एक सतह से कितना है, यूनिटरी मेथड से नीचे ले आते हैं, तो फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, अड़ेगा फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, और प्रत्येक सतह से जाने वाला फ्लक्स का वैल्यू, दिस इज क्यू इनसाइड by 6ε0, क्यू इनसाइड बाय 6ε0। इससे प्रत्येक सतह से नहीं निकल जाएगा, है कि नहीं? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन,
बहुत बार अड़ेगा, ये तो ठीक है। अब बहुत समय कुछ क्वेश्चन ऐसा देगा ना कि आपको ये चार्ज जो है वो चार्ज सेंटर पर नहीं है, लेकिन आपको इमेजिन करने के लिए कहेगा कि इमेजिन करके देखिए क्या हो सकता है। तो बना आप एक इमेजनरी सरफेस को कंसीडर करते हैं जिससे चार्ज सेंटर पर आ जाता है और तब निकालना आसान हो जाएगा, तब निकालना आसान होता है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, एक न्यूमेरिकल्स है, ऑब्जेक्टिव कहो न्यूमेरिकल कहो जो कहो, ऐसा कि एक हेमिस्फेयर है, एक हेमिस्फेयर दे दिया, ठीक है, ऐसा इसके सेंटर पर एक चार्ज रख दी। अब बताइए कि फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर से जाने वाला टोटल फ्लक्स का वैल्यू बताइए। फाइंड द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द हेमिस्फेयर, मतलब इधर 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 ये वाला टोटल फ्लक्स का वैल्यू निकालिए। इसे तो इधर भी आ रहा होगा, लेकिन ये वाला हमको नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, अड़ेगा। तो आखिर हम कैलकुलेट कैसे करें? केवल ऊपर से ऐसे कर पार्ट से निकालने वाला फ्लक्स चाहिए, हेमिस्फेयर से पास करने वाला फ्लक्स चाहिए, सारा फ्लक्स नहीं चाहिए। तब आपको यहां पर ये देखो, ये सेंटर तो नहीं है, ये जो कंटिन्यूअस बॉडी हेमिस्फेयर का सेंटर पर तो नहीं रखा हुआ है, वो नीचे वाला बेस का सेंटर पर रखा हुआ है, हेमिस्फेयर के अंदर तो नहीं है। तब क्या होगा, आपको एक इमेजनरी सरफेस खुद से ध्यान देना होगा, एक ऐसा 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट पार्ट कंसीडर करना होगा जिससे चार्ज ठीक सेंटर पर आ जाए, चार्ज ठीक सेंटर पर आ जाए, और तब यूनिटी मेथड के मदद से निकाल देंगे। तो अगर हम ये इमेजिन कर लें, ये देखो यहां पर एक इमेजिन कर लें, अगला हाफ पार्ट इमेजिन कर लें, ठीक है, स्फीयर का अगला हाफ पार्ट इमेजिन कर लें, कर सकते हैं। अगर हम हाफ पार्ट इमेजिन कर लें तो आ गया क्या, पूरा एक स्फीयर और चार्ज इसके सेंटर पर, मतलब जैसा पहले से फिगर था, अगर ठीक जैसे पहले से फिगर था, अगर ठीक उतना ही स्फीयर, एक हेमिस्फीयर और लाके जोड़ दें, नीचे से जोड़ दें, तो चार्ज कहां पर आ गया, सेंटर पर। तो चार्ज कहां पर आ गया, सेंटर पर। क्या अब फ्लक्स निकाल सकते हैं? अब फ्लक्स निकाल सकते हैं ना बस। तो कुछ इस तरह का हिस्सा कंसीडर करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब बताओ, अब टोटल स्फीयर से फ्लक्स थ्रू बोथ पार्ट, फ्लक्स थ्रू बोथ हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर से क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू इनसाइड। अड़ेगा फ्लक्स थ्रू बोथ हेमिस्फीयर, ये दिस वन, क्या है ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू ईच हेमिस्फीयर, ईच के द्वारा क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस ये आपका कैलकुलेशन। अच्छा चीज। ये देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का न्यूमेरिकल्स का जो भी, क्या बोला, ए चार्ज Q is placed at a height a by 2 from the center of a square plate of area, a plate of length A as shown in figure, जैसा कि फिगर में दिखा रहे हैं। अड़ेगा फाइंड द फ्लक्स, अड़ेगा as shown in figure, जैसा कि फिगर में दिखा रहे हैं। then find the flux through the surface, through the प्लेट से जाने वाला फ्लक्स का वैल्यू निकालिए। फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्लेट्स, अड़ेगा पासिंग थ्रू द प्लेट्स से जाने वाला फ्लक्स निकाल। देखिए क्या बोला,
एक स्क्वायर प्लेट है, एक स्क्वायर प्लेट दिखा दी, विड्थ कितना हो गया ए, ठीक सेंटर से a/2 ऊंचाई पर, a/2 ऊंचाई पर एक चार्ज रखा हुआ है। आपसे कह रहा है कि बताइए सतह से कितना फ्लक्स जा सकता है। यह ई डॉट डी से तो इम्पॉसिबल के बराबर है, तो कैसा होगा आप, ठीक है, बस कुछ और सरफेस, कुछ और ऑब्जेक्ट, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट लेने का कोशिश करो और इस प्रकार से प्लेस करो कि ये चार्ज उसके सेंटर पर आ जाए और तब यूनिटरी मेथड से निकालना संभव है। इस प्रकार से इमेजिन करो तो सोचो ये a/2 ऊंचाई पर है। अगर हम a/2 ऊंचाई के सतह पर एक और, ये देखो, ये इसी से ऐसा कर सकते हैं बस, इस a/2 ऊंचाई पर ये वाला भी दूरी a/2, इसी तरह से अगर हम चारों तरफ से इसको सेम एरिया से कवर करें, सेम सतह से, सेम स्क्वायर से कवर करें, तो ये पूरा पूरा क्यूब बन जाएगा। इमेजिन करो यहां पर रखा हो तो नीचे से ठीक a/2 ऊंचाई पर ऊपर, इधर से a/2 इधर पर, इधर a/2 इधर, a/2 a/2, तो ये पूरा का पूरा क्यूब हो जाएगा, पूरा पूरा क्यूब हो जाएगा। अरे बस तब कह सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू 6 फेसेस बराबर क्या हो गया, दिस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू इनसाइड। सो फ्लक्स का वैल्यू, फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, थ्रू ईच का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज Q/6ε0। पता मैं ये न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कैलकुलेशन पर बेस्ट टॉपिक था जो आसानी से आप डिस्कस कर सकते हैं। ये देखो एक सिमिलर क्वेश्चन आपके लिए लिख के देते हैं, अगर आप मन हो तो आप बना सकते हैं। एक क्यूब है, नहीं एक क्यूब है, अब फिगर में उतना मदद नहीं करेगा जब तक अपना कॉमन सेंस नहीं लगाओगे। एक क्यूब है, अगर क्यूब के एक कॉर्नर पर एक चाय रख दिया जाए, अड़ेगा क्यूब के एक कॉर्नर पर एक चाय रख दिया जाए, तो फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, क्यूब से जाने वाला फ्लक्स का वैल्यू निकालिए। पासिंग थ्रू क्यूब, पासिंग थ्रू क्यूब, क्यूब से जाने वाला फ्लक्स का वैल्यू निकालिए। ठीक है, बस वीडियो एकदम रोक लो, बड़ा बनाओ, इसको हम बनाएंगे नहीं, लेकिन हाँ पहले एक बार करो तो हम आंसर ले लेते हैं केवल। देखो आप सोचो तुम इसको खुद से, बस ध्यान रखना कि तुमको सिमिलर क्यूब लेना है, और ध्यान रखना कि जो सतह दिया हो उसी का सिमिलर लेगा, तब ना आप यूनिटी मेथड लगा पाएंगे। तो सिमिलर क्यूब्स आपको लेना है, सिमिलर क्यूब्स लेना है, और सब क्यूब को ऐसा रखना है कि ये वाला चार्ज ठीक सेंटर पर आ जाए, ये वाला चार्ज ठीक सेंटर पर आ जाए, और तभी आप यूनिटरी मेथड का फायदा ले सकते हैं। तो आंसर हम क्या लिखते हैं, फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब, थ्रू रिक्वायर्ड फ्लक्स बराबर 1/8 टाइम्स ऑफ क्यू इनसाइड Q/ε0। तो यही आपका आंसर होगा। कैसा हुआ वो आप सोचिए, कैसा हुआ वो आप सोचिए, लेकिन हो तो सकता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। देखो अगला एक क्वेश्चन लिखे, वो भी आपका क्वेश्चन केवल पढ़ने पर डिपेंड करता है, लैंग्वेज को पढ़ने आता है कि नहीं उसी पर डिपेंड करता हुआ। क्या बोला है, एक रॉड ऑफ लेंथ L, एक रॉड है जिसका लंबाई कितना है L, एक रॉड है लेंथ L, चार्ज Q, is placed in such a way that its center lies at the end of a center
सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड लेंथ, मतलब एक क्यूब है, ये क्यूब है। अब बोर्ड पर क्यूब दिखाना उतना काम करता नहीं करता, लेकिन तब भी एक क्यूब है। एक रॉड लिया, इसका भी लंबाई कितना है एल, एक रॉड भी लेंथ एल। अब इसको रखा गया है, रॉड का एक छोर सेंटर से स्टार्ट होता है, रॉड का एक छोर सेंटर से स्टार्ट होता है। रॉड रखने के लिए आप फ्री है, आप फ्लैट रख लो, हॉरिजॉन्टल रख लो, तिरछा रख लो, आधा तिरछा रख लो, जैसे रखना रख लो। अब तुमसे ये कहा कि बताइए इससे आने वाला मिनिमम फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। मिनिमम फ्लक्स तो याद करो, फ्लक्स बराबर क्या होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू इनसाइड। फ्लक्स किस पर डिपेंड किया, क्यू पर। जितना ज्यादा क्यू इनसाइड उतना ज्यादा फ्लक्स, जितना ज्यादा क्यू इनसाइड उतना ज्यादा फ्लक्स। अड़ी बस, जितना ज्यादा क्यू इनसाइड फ्लक्स का मान भी उतने ही ज्यादा होगा। तो अब यहां पर क्यू लेंथ तो वही है, पूरा पर चार्ज फैला हुआ है, तो जितना, अब सोचो क्यू का मान ज्यादा कब, जब ज्यादा लेंथ अंदर, क्यू का मान कम कब, जब लेंथ कम, लेंथ अंदर। तो सोचो सबसे कम लेंथ कब रख सकते हैं, जब हम सीधा ऐसा रख देंगे, इसमें क्या होगा L/2 अंदर आ जाएगा, L/2 बाहर आ जाएगा, ये मिनिमम। तो अगर हम फ्लक्स का मिनिमम वैल्यू लेंगे तो हमको Q का मिनिमम वैल्यू लेना होगा, और मिनिमम वैल्यू लेने के लिए अड़ेगा लेंथ का वैल्यू मिनिमम, देखो L इंटू, मतलब लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ इनसाइड इंटू Q/L का बात होना चाहिए। ये वाला मिनिमम, ये तो फिक्स है। अब ये वाला मिनिमम, ये मिनिमम वैल्यू कितना, तो L/2, 1/ε0 L/2, और ये हो गया दिस इज Q/L, L कैंसिल। सो आपका मिनिमम फ्लक्स का वैल्यू दिस वन, यही आपका मिनिमम फ्लक्स का वैल्यू है। हो गया ना बस। अगर मैक्सिमम बोल देते, सोचो यही चीज अटेगा फ्लक्स का वैल्यू अटेगा, अगर यहीं पर मैक्सिमम का बात करें तो ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम। अब L इनसाइड मैक्सिमम कितना, L इनसाइड, सोचो L कैसा गया इनसाइड मैक्सिमम, ये L/2 है। तो अगर यहां से बुझा के एक कॉर्नर से निकाले, एक कॉर्नर से निकाले, तब जाकर वो वैल्यू आपका मिनिमम वैल्यू, और उस समय उसका वैल्यू कितना होता है, तो क्यूब का डायगोनल का लंबाई क्या होता है √3L, तो √3L/2। सो ये वैल्यू क्या हो गया √3L/2, L कैंसिल। सो ये वैल्यू तुम्हारे पास √3, यानी यही इसका मैक्सिमम मान हो पाएगा। सो बताओ ये बात समझ में आ रहा है। तो न्यूमेरिकल आज बनाने वाला क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन फॉर्मूला बस स्टार्ट किए बन गया, सिचुएशन समझे बन गया, सिचुएशन समझे बन गया। और देखते हैं एक क्वेश्चन आपका IIT में ही 2012 में आया होगा क्वेश्चन। क्या बोला, एक क्यूबिकल रीजन्स है जिसका साइड का लंबाई a। इमेजिन करो जिस कमरे में आप बैठे हुए क्यूब, साइड का लंबाई a, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब a, और क्यूब का सेंटर ओरिजिन पर है, मतलब यहां पर कॉर्ड एक्सेस है, नहीं यहीं पर सटा हुआ कॉर्ड एक्सेस, ऐसा ऐसा जा रहा है, ये लाइन इस तरह से ऐसा, और यहीं पर वर्टिकल ऐसा लगा हुआ है, यह वर्टिकल सेंटर पर ओरिजिन है। अब तुम्हारे पास 3 चार्ज y एक्सिस पर रखा हुआ है, इधर x, इधर y, इधर z। तो समझो एकदम ठीक सेंटर पर, एक कमरा के सेंटर में एक डंटा है ऐसा, यही y एक्सिस हो गया। चार्ज कैसे रखा हुआ है, a/2 दूरी पर -q, यहां पर 3q, और यहां पर -q है, -q 3q और -q ऐसा रखा हुआ है। इमेजिन कर देखो, बोर्ड पर दिखाना संभव नहीं है, इमेजिन करो, ठीक बस एक डंटा है ऐसा, इसमें -q, बीच में 3q और ये q। अब बताओ कि सतह से जाने वाला टोटल फ्लक्स क्या होगा, प्रत्येक सतह से टोटल फ्लक्स क्या है, या 6 सतह मिलाकर टोटल फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। अरे आपसे ये पूछ रहा है क्या इससे फ्लक्स और उससे फ्लक्स बराबर है या नहीं है, इससे फ्लक्स और इससे फ्लक्स बराबर है या नहीं है, इससे फ्लक्स और इससे फ्लक्स बराबर है या नहीं, और टोटल फ्लक्स का वैल्यू कितना है। पहले बताओ क्या इस दीवार और उस दीवार से आने वाला टोटल फ्लक्स का वैल्यू बराबर
या अनइक्वल, इक्वल और अनइक्वल। अब इमेजिन करो यहीं पर सामने रखा हुआ है, जो सिचुएशन इसका वही सिचुएशन पीछे दीवार का, जो सिचुएशन यहाँ पर 1 2 3 चार्ज है, ये 3 चार्ज, इसके लिए ये सिचुएशन महसूस कर रहा है, ये भी तो वही दीवार वही महसूस करेगा, तो पीछे वाला दीवार भी सेम चार्ज महसूस करेगा। यानी कि जो ये फ्लक्स दिखाएगा पीछे वाला फ्लक्स भी बिल्कुल वही दिखाएगा, कुछ भी अंतर नहीं। ये दीवार की बात करो, ये दीवार से माइनस क्यू नजदीक है तो 3, ये वाला क्यू दूर है, इसके लिए भी वही बात हो गया। यानी इस दीवार से फ्लक्स और इस दीवार से फ्लक्स बराबर, इसका और इसका फ्लक्स बराबर नहीं होगा, पीछे वाला और ये बगल वाला दीवार बराबर नहीं होगा, लेकिन आमने सामने पैरेलल वाला दीवार से फ्लक्स का वैल्यू बराबर, इससे भी यही, नीचे में भी वही। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में अपोजिट फेसेस के द्वारा जाने वाला फ्लक्स का वैल्यू बिल्कुल बराबर। फ्लक्स का मान निकालना समझे तो 2012 में आया क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिया था, x बराबर a/2, x बराबर -a/2, क्या इन दोनों से जाने वाला फ्लक्स का वैल्यू बराबर? तो बिल्कुल जवाब यस, यह फ्लक्स बराबर, चूंकि सिमेट्रिकल सिचुएशन है। ये y बराबर 0, ये z बराबर 0, ये x बराबर 0, x बराबर x बराबर -a/2 और x बराबर a/2, क्या फ्लक्स बराबर? बिल्कुल बराबर। z बराबर a/2, z बराबर -a/2, इससे जाने वाला फ्लक्स का वैल्यू बराबर, बिल्कुल बराबर। और लास्ट के टोटल फ्लक्स का वैल्यू कितना? तो q इनसाइड कितना है? 3q माइनस q मिलाकर केवल q। सो टोटल फ्लक्स का वैल्यू 1/ε0 ऑफ q इनसाइड। मतलब बराबरी बनने वाला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स इसमें कोई खास दमदार नहीं, बस q इनसाइड पहचानिए और आंसर आ सकता है। बस आज के लिए तेरे दो, कल आपको एक नया थ्योरी के साथ, मैथमेटिक्स के साथ मिक्स करते हुए गॉस थ्योरम का यूज, मतलब आज जो टॉपिक चल रहा है उसी को हाफ पर ब्रेक कर रहे हैं, इसी का एक और बेहतरीन टॉपिक मैथ के साथ मिक्सअप कंसेप्ट को दिखाते हुए आएंगे। ठीक है, बाय बाय।